चलिए तो आज हम चैप्टर नंबर 3 बातें नहीं, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट ये वाले चैप्टर का मेन पोर्शन रहने वाला है और उसके थ्रू जो इफेक्ट होगी, क्या चीजें होगी, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होगा, पावर के साथ क्या रिलेशन होगा, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर थे, मतलब वहां चार्ज कैसा था, स्टेशनरी था, और स्टेशनरी चार्ज की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होती है वही हमने देखी थी चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में। उसमें चैप्टर नंबर 1 में हमें इफेक्ट देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उसके थ्रू हमने थ्रू आउट द चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, बट इंटर बिटवीन कुछ कैरेक्टरिस्टिक की नीड होती थी तो उसको हम डिफाइन करते थे। लाइक इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था हमने, फील्ड लाइन देखा था, उसके बाद हमने देखा था गोस लॉ देखा था, उसकी एप्लीकेशन में अल्टीमेटली तो फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। देन चैप्टर नंबर 2 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चार्ज की एक प्रॉपर्टी देखी थी, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। वो खत्म होने के बाद उसकी एक कंपोनेंट के साथ डीलिंग की थी, दैट इज द कैपेसिटर। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारा चार्ज मूव होने वाला है, तो मूविंग चार्ज की वजह से जनरेट होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसकी इफेक्ट, मूविंग चार्ज की जो इफेक्ट है ना, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, बट अभी हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट और उसके साथ एसोसिएटेड जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है उसका रिलेशनशिप क्या बनेगा, उसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर में चार्ज हमारा आ जाएगा मोशन। क्लियर हुआ? ओके, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्या भाई देखना है, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो बुक में डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से डिफरेंट तरीके से उन्होंने समझाया है, हम अपने हिसाब से देखेंगे, बट जो चीजें देखेंगे वो सारी चीजें आपको बुक का जो भी कंसेप्ट होगा वो समझा देगा। भाई इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, आपने स्टैंडर्ड 10 में ऑलरेडी पढ़ा है ना, क्या होता है रिदम भाई इलेक्ट्रिक करंट आपके हिसाब से? फ्लो ऑफ एनर्जी। ओके, दूसरा कोई? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई, फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मतलब जो पर यूनिट टाइम में फ्लो होता है। ठीक है, जैसे पानी का फ्लो होता है तो उसको हम वाटर करंट बोलते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या तो मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर करंट। ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को वाटर वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं, दैट इज द, उसको हमने बोला था फ्लूइड फ्लक्स, जो 11th में आपने कंसेप्ट पढ़ा था। बट वाटर करंट क्या बोलेंगे, मास फ्लोइंग ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम, दैट्स कॉल्ड द वाटर करंट। सिमिलरली चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। बट करंट कहाँ फ्लो होगा, जैसे वाटर फ्लो होता है पाइप में, जैसे करंट कहाँ फ्लो होगा, कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो मान के चलो हमारे पास एक कंडक्टर है, क्या है भाई, कंडक्टर। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने यूनिफॉर्म कंसीडर किया, दैट इज द ए, और इसमें से चार्ज का फ्लो मिलेगा। ठीक है, तो मान के चलो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से हमारा करंट घुस रहा है, कितना आई, अब करंट क्या है वो बाद में डिफाइन करेंगे, बट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हमने इमेजिन किया है ए, तो यहाँ जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया उसमें से डेल्टा टी टाइम में मान के चलो जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितना है, डेल्टा क्यू है। क्लियर हुआ? तो लेट कंसीडर a conductor in that at any cross section net charge flowing in delta t time is डेल्टा क्यू। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ वर्डिंग जो रखे ना, ध्यान देना, कोई एक क्रॉस सेक्शन लिया जहां से नेट चार्ज, भाई नेट चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, डेल्टा क्यू, बट कितने टाइम में भाई, डेल्टा टी टाइम। नेट चार्ज बोला, नेट चार्ज मतलब आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी, आपके पास नेगेटिव चार्ज भी, तो उनका कॉम्बिनेशन करने से जो आपका चार्ज मिला उसको हम बोलते हैं नेट चार्ज। आइदर वो पॉजिटिव आंसर आ सकता है, आइदर वो नेगेटिव आंसर आ सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
नेट चार्ज बोलते हैं। अब नेट चार्ज जीरो है तो करंट डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज डेल्टा क्यू कितना हो गया, जीरो, दैट्स व्हाई। देन इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन एज, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ऐसे हम डिफाइन करते हैं। दैट्स व्हाई देखो मे पॉसिबल डेल्टा क्यू वेरिएबल होता है, मतलब हमें यहाँ जो डेल्टा के फॉर्मेट में लेते हैं ना, तब हमें एवरेज क्वांटिटी मिलती है, तो हम बोल सकते हैं एवरेज करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्लियर हुआ? तो ये हमें क्या मिला, करंट मिला। तो जब वेरिएबल करंट हो तो ऐसे केस में आप एवरेज वैल्यू के लिए ये वाली चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलो इसमें हम लिमिट इंपोज कर रहे हैं, फॉर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। हमें अब जो करंट मिलेगा वो कैसा करंट मिलेगा, इंस्टेंटेनियस करंट, दैट्स कॉल्ड द इंस्टेंट करंट, या तो सिर्फ करंट बोलते हैं हम। ठीक है, सो इंस्टेंट करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, आपको लिमिट इंपोज करनी पड़ेगी। किसके ऊपर लिमिट इंपोज करेंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो की, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के ऊपर, बोले तो एवरेज करंट के ऊपर हमने लिमिट इंपोज की। मतलब डेल्टा टी कितना करना है, जीरो नहीं करना है, कैसा करना है, टेंड्स टू जीरो। उसका मतलब क्या होता है, जीरो नहीं होगा, नियर टू जीरो होगा। ठीक है, और ऐसे केस में हमारा ये जो रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी। सो दिस इज द करंट आई। तो याद रखना, जब भी वेरिएबल करंट हो ना, जैसे कोई भी केस में यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट करंट के लिए भी ये वाली चीज चलेगी, वेरिएबल करंट के लिए भी ये वाली चीज चलेगी, बट वेरिएबल करंट हो तो मस्ट भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? I इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। अब देखो इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे, हियर डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IDT हो जाएगा। सो Q इज इक्वल टू, देखो दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो Q इज इक्वल टू क्या बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ IDT। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ सॉल्व करने के लिए काम आएगा। आपको बोला जाएगा भाई एक कंडक्टर है, उसमें करंट का टाइम के साथ वेरिएशन कुछ इस तरीके से है, तो वो टाइम के साथ वेरिएशन करंट का यहाँ पुट करेंगे, dt के रिस्पेक्ट में उसका करेंगे इंटीग्रेशन। आपको बोला जाएगा इन फर्स्ट 2 सेकेंड, या तो बिटवीन द 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड कितना चार्ज फ्लो होगा, तो आपको 1 से लेकर 3 लेना है, इनिशियल फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब 0 to 2 लेना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो कंडक्टर के थ्रू पास होता है वो फाइंड कर सकते हो। क्लियर हुआ? પછી આપી દો, हाँ ये लोग को ना આપી दो। क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में है नहीं, बट काम आएगा, क्वेश्चन पूछेंगे भी। क्लियर हो गया यहां तक का? ओके। अब देखो मान के चलो हम ऐसा केस कंसीडर कर रहे हैं जिसमें करंट कैसा है, कांस्टेंट। लेट कंसीडर करंट इज कांस्टेंट। करंट कैसा है भाई, कांस्टेंट है। अब करंट कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू, कांस्टेंट चीजों को इंटीग्रेशन के बाहर भेज दो तो क्या आएगा, I dt। मान के चलो इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल कुछ टाइम t, मतलब इनिशियल t सेकंड के लिए बात चल रही है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t हो जाएगा t माइनस 0, वैसे भी t लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या बनेगा, IT। सो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई टी। तो जब कांस्टेंट करंट हो ना तो ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो याद रखना थ्रू आउट दी चैप्टर, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है उसमें वेरिएबल करंट वाला मामला ही नहीं आने वाला। वेरिएबल करंट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, अल्टरनेटिंग करंट में, तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बट ये वाले चैप्टर में तो हम डीसी करंट बोले तो कांस्टेंट करंट पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो थ्रू आउट दी चैप्टर। क्लियर हो गया यहां तक का? तो ये क्या था हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट
इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई? स्केलर क्वांटिटी, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो बढ़ेगा। अब देखो वेक्टर के लिए स्पेसिफिकली बात करें ना हम, तो वेक्टर में क्या होता है, वो कोई भी डायरेक्शन उसको स्पेसिफाई, मतलब आपको कोई भी डायरेक्शन मिल सकती है वेक्टर के केस में। मतलब आप अलग डायरेक्शन में जाओ तो उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बट स्केलर में क्या होता है कि आपका वो यूनिट डायरेक्शनल चेंज होगा, मतलब एक सर्टेन वैल्यू से आगे या तो पीछे आएगा, बट वो सर्टेन वैल्यू से लेस नहीं होगा। जैसे टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है? 0 केल्विन। तो 0 केल्विन से बढ़ के आगे भी जाएगी, पीछे भी आएगी, मतलब 0 केल्विन से लेस नहीं होगी। 0 केल्विन से आगे की सारी वैल्यू वो मिल सकती है, तो दैट्स व्हाई टेम्परेचर स्केलर, उसमें कोई वेक्टर वाला मामला नहीं है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बट पहले के टाइम में भाई देखो, हम ऑलवेज बोलते बी पॉजिटिव, तो सब लोगों ने मान लिया भाई इलेक्ट्रिक करंट मिलता किसकी वजह से है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से मिलता है। किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई कन्वेंशनल डायरेक्शन पसंद की गई, करी गई इलेक्ट्रिक करंट की, और वो कौन सी होती है? पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। दैट्स व्हाई याद रखना, जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे उसमें करंट कहां से कहां लेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट इज द स्केलर क्वांटिटी एंड इट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। ये थोड़ा सा पार्शियल स्टेटमेंट सही है। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल मतलब लो पोटेंशियल। ठीक है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब आपको क्या मानना है भाई? हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल मतलब लो पोटेंशियल, मतलब हाई पोटेंशियल टू करंट लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। ठीक है, और हम मानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से मिलता है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से मिलता है। बट रियलिटी में कंडक्टर के केस में, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से मिलता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो कहां से कहां होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं भाई? करंट की डायरेक्शन। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। That means electron flow from negative potential to positive potential। नेगेटिव पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होंगे? पॉजिटिव पोटेंशियल पे। दैट्स वाई याद रखना, सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is take opposite to करंट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसके अपोजिट में लिया जाएगा? करंट के अपोजिट में लिया जाएगा। तो मान के चलो हम बोल रहे हैं भाई, सिंपल सा थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम समझे तो आपको क्लेरिफिकेशन मिलेगा भाई कहना क्या चाहते एग्जैक्टली। भाई कंसीडर किया भाई हमारे पास 3 कूलम चार्ज एक कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज 3 कूलम लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, और -5 कूलम चार्ज राइट टू लेफ्ट जा रहा है। क्लियर हो गया? कितने टाइम में? तो मान लिया डेल्टा टी दैट इज द 4 सेकेंड या तो 2 सेकेंड, चलो 1 सेकेंड लेना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, 2 सेकेंड लिए। देन व्हाट इज करंट? चलो करंट क्या होगा? और करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा?
पहले सोच लो शांति से, करंट कितना होगा, कौन सी डायरेक्शन, सोच लो पहले। कितना आएगा, कितना आएगा, बोलो शिव। 2 मिनट, तने ख्याल છે બીજા નંબર જુઓ ને। शिव क्या लग रहा है आपको? 1, ओके। बाजू में तू विजित, डायरेक्शन नहीं खबर, करंट 1 एम्पियर, ओके। दिशा 4, ओके। एलेक्सा 1, दिशा 1 1 1 1, ओके। हाँ तारे 4, ओके, तारे 4, ओके। कीर्तन तने શું લાગે છે, આપણે કેટલો કરંટ રાખવો છે? 4 રાખવો છે, ओके। अब देखो हमने एक चीज बताई थी भाई, हम बोल रहे हैं कि भाई नेट चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट कितना जाए, 3 जा रहा है, और राइट टू लेफ्ट -5, तो सब्ट्रैक्शन करके बना दिया -2 डिवाइडेड बाय 2 और 1 एम्पियर बोला, बोल लो होगा 4 एम्पियर आंसर। क्यों भाई, हमने क्या बोला अभी, करंट की डायरेक्शन कौन सी ली जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो भाई देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन आपका कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो उसको तो हमें करंट के लिए कौन सी डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, पॉजिटिव में। तो फ्लिप कर रहा हूं देखो इसको, तो -5 को क्या बना दूंगा, +5। अब बताओ लेफ्ट टू राइट टोटल कितना चार्ज आ रहा है, 8 कूलम। 8 डिवाइडेड बाय क्या किया आपने, 2, तो क्या आंसर आया, 4 एम्पियर कूलम पर सेकेंड। क्लियर हुआ? तो जब भी आपको डिफरेंट ओरिएंटेशन में चार्ज दिए हो, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव को वैसे ही रहने देना है, सिर्फ किसको चेंज करना है, नेगेटिव। नेगेटिव की डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और उसको कैसा बना देंगे, पॉजिटिव। मान के चलो आपको बोला होता लेफ्ट टू राइट 3 कूलम चार्ज आ रहा है, और लेफ्ट टू राइट ही, ध्यान देना, -5 कूलम जा रहा है। अब बताओ कितना करंट होगा, और डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट कितना चार्ज आ रहा है, -5 कूलम, लेफ्ट टू राइट कितना चार्ज आ रहा है, +3 कूलम, ठीक है। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन, वन, और डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। भाई क्या बोला हमने, नेगेटिव को हम क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। तो नेगेटिव को मैंने जैसे ही पॉजिटिव बनाया, तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी। यहां क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे ना, राइट टू लेफ्ट। अब ध्यान देना, तो नेट चार्ज देखो 5 कहां जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, 3 कहां जा रहा है, राइट साइड, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 5 - 3 कितना हुआ, 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 कूलम पर सेकंड। बट मेजर वैल्यू कौन से चार्ज की थी, 5, कहां से कहां जा रहा है, राइट टू लेफ्ट, तो करंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको करंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब ध्यान देना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा, तो कूलम पर सेकंड, ठीक है। एंड 1 कूलम पर सेकंड दैट इज द 1 एम्पियर होता, क्या होता है, 1 एम्पियर। हमें पता है कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कितना होगा, मतलब यूनिट क्या होगा, 1 एम्पियर। एम्पियर हम यूनिट लेते हैं। क्लियर हुआ? ओके। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक इंफॉर्मेशन था यह होता है खत्म, ठीक है। 2-3 प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिक कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान के चलो आपको चार्ज दिया है, Q इज इक्वल टू T² + 3T + 1, what is current at T is equal to 5 seconds।
फाइंड करो 5 सेकंड पे करंट क्या होगा। કેટલો તો તું બોલીશું हाँ तो आवे तो क्या आएगा आंसर 13 एम्पियर आएगा। भाई अभी बताया हमने करंट I इज इक्वल टू क्या होता है dq अपॉन dt। वेरिएबल चार्ज हो वेरिएबल करंट बनेगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। q का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करंट देता है t² + 3t + 1। अब इसका डेरिवेशन किया पावर्स कम फॉरवर्ड 1 पावरलेस प्लस 3 कांस्टेंट बाहर भेजा, t का डेरिवेशन 1 कांस्टेंट का डेरिवेशन प्लस 0। अब देखो एक करंट का फॉर्मूला बन गया, इसमें t की जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे, 5 2 जा 10 + 3 दैट इज द 13 एम्पियर आंसर आएगा। क्लियर हुआ? चलो सेकंड प्रॉब्लम। Let I is equal to 3t² plus 90 minus 27. Then what is charge flowing between 0 to 3 सेकेंड। ખબર નથી મને। રીતમ તને આમને બધું મેમરી પાવરથી આવડે છે નહીં તો નોટબુક કઢાય પેન ચલાવાય। એમાં શું છે 2 વર્ષમાં તું એક જ નોટબુક આખી ખાલી પૂરી કરે તો સારું ના કહેવાય, થોડું યુઝ કરો। हो गया आंसर 45 एम्पियर। ओके मुझे नहीं पता है, मैं तो वेरीफाई करूंगा बाद में पता चलेगा। देखो भाई क्या करेंगे I इज इक्वल टू हेलो इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी चार्ज फाइंड करना है Q इज इक्वल टू I डॉट T इंटीग्रेशन ऑफ I डॉट T। अब ध्यान देना I कितना है 3t² plus 90 minus 27 और dt लिमिट पुटिंग फ्रॉम 0 to 3 क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू एंडिंग 3 t² का इंटीग्रेशन पावर इंक्रीज होगी, नई पावर आई नीचे, t की एक पावर इंक्रीज हुई नई पावर आई नीचे माइनस 27t लिमिट फ्रॉम 0 to 3। व्हेन वी पुट द 0 तो सारी टर्म हो जाएगी 0, तो क्यों बनना हीरो, ठीक है। तो बाकी से पुट कर दो 3 3 स्वाहा 3 का क्यूब 27 प्लस 9/2 3 का स्क्वायर 9 माइनस 27 इंटू 3 वेरीफाई करो तो पॉइंट में आंसर आएगा। कितना है आंसर 16 पॉइंट। आप डिसाइड करो 13.5 एम्पियर सॉरी कूलम हो गया। क्लियर हुआ?
तो इस तरीके से आपको चार्ज फाइंड करना पड़ेगा, भाई कितना चार्ज फ्लो होगा फर्स्ट 3 सेकंड में, तो 13.5 कूलम चार्ज फ्लो होगा। क्लियर यहां तक का? आज जी आज तक कुछ गलत ही क्या? तो मेरे को नहीं पता है, आप बोल रहे हो, वो मैं लिख रहा हूँ। हाँ तो माइनस बोलो, माइनस 13.5 कूलम चार्ज फ्लो होगा। क्लियर यहां तक का? तो ये हो गया, इतना चार्ज फ्लो होने वाला है। तो भाई इस तरीके के बेसिक कुछ खुदे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दर्शित क्या हुआ? माइनस आंसर आ रहा होगा, इसलिए 27 इंटू 3 इतना होता है। हाँ तो 81/2 27, तो ये भाई लार्जर वैल्यू है ना, इसलिए। चलो तो ये हो गया अभी इलेक्ट्रिक करंट खत्म। उसके बाद करंट भाई कंडक्टर में कैसे फ्लो होता है, तो उसको जैसी मर्जी वैसे फ्लो होता है, उसमें क्या लेना देना। भाई देखो कंडक्टर में आप जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है ना, उसको एयर पार्टिकल की रैंडम मोशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये रूम है, मान के चलो अभी तो फैन स्टार्ट है इसलिए पार्टिकल की रैंडमनेस ज्यादा होगी, बट फैन ऑफ होते तो भी एयर पार्टिकल क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। और उसकी जब नेट मोशन का एडिशन किया जाए तो आंसर कैसा होता है, 0 होता है। बट मान के चलो यहां से हमने ये वाला डोर ओपन कर दिया, वहां पीछे एक विंडो भी लगाई है, तो एयर का सर्कुलेशन आएगा, बाहर से क्या होगा, हाई प्रेशर विंड आएगी, और वहां लो प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होता है, विंड का एक फ्लो मिलेगा। मतलब क्या हुआ, इस बार एयर पार्टिकल, मतलब जो एयर में पार्टिकल है उसकी क्या हो रही है, नेट मोशन हो रही है। किसकी वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो सेम तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, चार्ज पार्टिकल की नेट मोशन होती है। बाकी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एयर पार्टिकल के जैसे ही क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। बट इस रैंडम मोशन का जब नेट एडिशन किया जाए ना, तो आंसर कैसा आएगा, 0। जब क्या अप्लाई नहीं किया है, पोटेंशियल। जब पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तभी तो क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, मतलब देयर इज नो पोटेंशियल, नो फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, रैंडम मोशन करते रहेंगे। बट हर एक इलेक्ट्रॉन की इस मोशन का हम जब वेक्टर एडिशन करें, बोले तो वेलोसिटी का वेक्टर एडिशन करें, तो आंसर आएगा 0। क्लियर हुआ? तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। किसके अंदर, कंडक्टर में। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको पता होगी तो काम आएगी। करंट इन पहले तो कंडक्टर की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर की बात करें, देन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है, हाई पोटेंशियल पे ट्रिमेंडस फील्ड देंगे तब होगा। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, देन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के बाद प्लाज्मा। अब देखो कंडक्टर में जो करंट मिलेगा वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलेगा। किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं भाई, चार्ज कैरियर। करंट में पार्टिसिपेशन करने वाले जो चार्जेस होंगे उसको बोलते हैं चार्ज कैरियर। क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो ऐसा नहीं अपनी मर्जी से घूमेंगे, मतलब उसको जैसे ही मतलब थोड़ी बहुत भी एनर्जी मिल गई ना तो वो अपने हिसाब से रैंडम मोशन करते रहते हैं। और यही क्या करते हैं, मतलब जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से लेस बाउंडेड होते हैं। और कंडक्टर में ऐसे बहुत सारे अमाउंट में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर में दो तरीके से चार्ज कैरियर होते हैं, एक तो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, थोड़े बहुत कौन होते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दूसरे होते हैं होल। इसके बारे में चैप्टर नंबर 14 जो हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। होल्स को आप ऐसे बोल सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मान के चलो कुछ चीजें बाउंडेड। अब सिंपल सी चीज है, आज ये क्लासरूम थोड़ा सा खाली, कुछ लोग एब्सेंट है इसलिए, ठीक है, तो ये बेंच खाली है। अब सारी चीजें भरी होगी तो कोई भी स्पेस नहीं है घूमने की, ठीक है। बट 3 लोग क्या थे आज एब्सेंट है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन समझ लो, तो वो अपनी मर्जी से घूम रहे।
अब उसकी जगह खाली हो गई, रिदम भाई को यहाँ मजा नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, एक खाली स्पेस, दैट्स कॉल्ड द वैकेंसी, इस खाली स्पेस में रिदम जाके बैठ जाएगा। तो पहले स्पेस यहां थी ना, अब स्पेस कहां आ गई, यहां आ गई, तो रिदम गया इस डायरेक्शन में। रिदम तो अभी बाउंडेड है ना, वो तो घूमने नहीं गया, घूमने वाले तो चले गए, दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप सब लोग कैसे हो, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हो, आप कैसे हो, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। बट रिदम को यहाँ मजा नहीं आया, तो वो जगह पे चला गया, तो जगह कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो देखो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की मोशन इस डायरेक्शन में हुई, तो जो स्पेस थी उसकी मोशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो स्पेस है ना, इसको बोलते हैं होल, क्या बोलते हैं, होल। तो रिदम ने यहाँ स्पेस भर दी, तो यहाँ बन गया होल। अब बाजू वाले यश को यहाँ मजा नहीं आ रहा है, तो यश यहाँ आ गया, तो होल यहाँ चला गया। दिशांत यहाँ आ गया, होल वहां चला गया। राम भाई यहाँ आ गए, तो होल वहां चला गया। देन कीर्तन आगे चला आया, तो होल वहां चला गया। तो देखो होल ऐसे मूव कर रहे, और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन अपोजिट। तो यहाँ हम ऐसा भी बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन एंड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बट देन कंफ्यूजन होगा, इलेक्ट्रॉन एंड बाउंड। भाई देखो फ्री इलेक्ट्रॉन हर बार फ्री बोलना तो लंबा चौड़ा खींच लिया, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन तो दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो बेहतर है हम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोल दे, होल बोल दे। तो याद रखना सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, उसकी वजह से क्या मिलता है भाई, हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। इलेक्ट्रोलाइट, केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रिक सेल पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ही बोलते हो ना, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट में किसकी वजह से करंट मिलता है, आयंस की वजह से। तो यहां हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, दोनों आयंस होते हैं ना, उसकी वजह से मिलेगा। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, सबसे अच्छा स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। भाई उसमें एग्जैक्टली होगा क्या, जब भी कोई मटेरियल को हाई मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर दे, तो वो कौन से आयोनाइज स्टेट में चला जाता है, मतलब आपको क्या मिलेंगे, पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और दोनों की वजह से हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो यह क्या आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। ये वाली चीज को हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं, बाकी के तीन चीजों को आपके ध्यान में रखना है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में आएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, एंड इलेक्ट्रोलाइट में क्या आएगा, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस। क्लियर हो गया। तो इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, ठीक है। तो जो कंडक्टर वाला पोर्शन है, कंडक्टर में कैसे करंट फ्लो होगा, उसको हमें उतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, इतनी चीजें याद रखो चलेगी। हाँ, प्लाज्मा, वही तो बोल रहा हूँ, हाई टेम्परेचर पर कोई मटेरियल को गर्म करेंगे तो उसकी जो स्टेट होगी वो आयोनाइज स्टेट होगी। हाँ सर, सन उसको प्लाज्मा बोल सकते हो, व्हाट प्लाज्मा બોલતા એ કેવું હોય જો ભાઈ ઘણી વસ્તુ તમે કઈ હું તમને એમ કહું ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન, તો ઇલેક્ટ્રોન કેવો હોય, ચાલતું કાળા કલરનો હોય, વ્હાઈટ કલરનો હોય, ગ્રીન કલરનો હોય, नेगेटिव चार्ज क्या हो, तो कुछ आंसर नहीं होते भाई, जिसका हम फिजिकल मतलब वो जो फील करने वाली बात है ना, वो नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, उसको आप बोल सकते हो, जिसमें क्या बनेगा, भाई हमने एक मटेरियल है, ठीक है, हाइड्रोजन है, उसको आयोनाइज कर दिया, ठीक है, बाद में मुंह बनाएंगे, ठीक है, तो जो पॉजिटिव आयन एक बना और दूसरा क्या बना, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना, तो उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। बट एक्सट्रीम टेम्परेचर पर स्टेट होगी। क्लियर यहां तक का, ओके भाई। देखो तो भाई करंट कैसे, कौन से चार्ज कैरियर की वजह से मिलता है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन यहाँ होता है खत्म। उसके बाद अब हमारा फिजिक्स मतलब ये वाला चैप्टर है, उसका रियल पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, और दैट इज द ओम्स लॉ, ठीक है। ओम ओम्स, अच्छा स्टैंडर्ड 10 में पढ़ के आए हो ना, तो ऋषि भाई बोलेंगे, बोलो आज, बोलो ऋषि भाई, ओम्स लॉ क्या होता है। V प्रोपोर्शनल टू I, उसका मतलब क्या होगा, राज भाई बताएंगे। V प्रोपोर्शनल टू I बोला ऋषि ने, उसमें V क्या होता है, वोल्टेज, और I क्या होता है, करंट। ओके, वोल्टेज एंड करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं। ओके, V प्रोपोर्शनल टू I।
ओके किसी भी केस में V प्रोपोर्शनल टू I रिलेट होगा तो ओम्स लॉ मतलब आप बोल रहे हो भाई V प्रोपोर्शनल टू I तो भाई मान के चलो मैंने एक मटेरियल है उसके अक्रॉस वोल्टेज दिया तो उसमें करंट प्रोपोर्शन में होगा, दूसरा मटेरियल उसमें भी प्रोपोर्शन में होगा, तीसरा मटेरियल होगा उसमें भी प्रोपोर्शन में। तो किसके लिए ओम्स लॉ एग्जिस्ट करता है? ओनली फॉर कंडक्टर, ओनली फॉर कंडक्टर, क्योंकि बाकी के जो एलिमेंट है ना, बाकी के जो मटेरियल वो ओम्स लॉ को कंप्लीटली फुलफिल नहीं करते, ठीक है, जिसको हम ओम्स लॉ की लिमिटेशन में पढ़ने वाले हैं। आपके स्कूल में ये वाला चैप्टर चला दिया हो तो आपको थोड़ा बहुत हेडिंग भी पता होगा, ठीक है, बट उसके लिए स्कूल जाना जरूरी होता है। वीटी चौकसी वालों का पता नहीं, तुम स्कूल जाओ છો? अच्छा हाँ તું જાતો હશે, તને તો ભાઈ અહીંયાથી બી સ્કૂલે જવાનું મન હોય ને હર ફ્રાઈડે, બરોબર છે? ગણેશને તો આજે સેટરડે બી ખબર ને એનસીસી માં બોલાવ્યો છે, બીમાર થઈ ગયો તો કાલે એનસીસી માં આવ્યો તો જોરદાર, मतलब કમિટેડ માણસ છે એકદમ, मतलब ફૂલ કમિટમેન્ટ સાથે કામ કરે એનસીસી। ખબર નહીં હવે ક્લાસમાં શું થતું है, चलो कोई बात नहीं। ओम्स लॉ की बात करते हैं तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि भाई वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? करंट फ्लो थ्रू दैट कंडक्टर। एक कंडक्टर है उसके अक्रॉस हमने अप्लाई किया वोल्टेज, और वो जो कंडक्टर है उसमें से जो करंट पास होगा वो वोल्टेज के प्रोपोर्शन में होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक का? ओके, तो यहाँ हम बना देते हैं ये हमारा एक कंडक्टर है, उसके अक्रॉस हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया भाई? V वोल्ट, मान के चलो ये कितना वोल्ट अप्लाई किया है? V वोल्ट। तो इस कंडक्टर में से क्या पास होगा? करंट पास होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं। तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं वोल्टेज अप्लाइड एनी कंडक्टर is directly proportional to current flow through that conductor और इसको ही हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बोलते हैं। अब देखो कई बुक में आप देखोगे तो ये लिखा जाएगा कि भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, या तो एट सर्टेन कंडीशन लिखा होगा ऐसे, ठीक है। वोल्टेज अप्लाइड टू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? करंट फ्लो थ्रू दैट कंडक्टर। तो हमने यहाँ कंसीडर किया है लेट वी अप्लाई V पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल अप्लाई किया? अक्रॉस, बातें नहीं करो, अक्रॉस अ कंडक्टर इफ करंट फ्लो थ्रू दैट कंडक्टर is I, then from Ohm's law क्या लिखेंगे? From Ohm's law क्या लिखेंगे भाई? वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये उसका मैथमेटिकल चीज हो गया, बट उसमें V क्या है? वोल्टेज है, तो वो हमने बता दिया। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हुआ? प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करें और एक कांस्टेंट पुट कर देते, दैट इज द कैपिटल R I हो गया। सो इसमें R, उसकी अब इंफॉर्मेशन लेंगे। सो R इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन I। हियर R नोन एज द रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? क्या बोलेंगे उसको? रेजिस्टेंस। अब ध्यान देना, इसके यूनिट की बात करें तो भाई वोल्टेज का यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर।
और याद रखना 1 वोल्ट पर एम्पियर हम यूज करते हैं ओहम, इसको सिंबल का नाम क्या है ओमेगा, ठीक है, बट इसको रीड क्या करेंगे ओहम। क्लियर हो गया, समझ में आया? ओके, दिस इज द रेजिस्टेंस। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस मतलब 1/R। रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस, दैट इज द कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का इनवर्स को हम क्या बोलेंगे कंडक्टेंस। सिंबल अपने हिसाब से लोग बनाते रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। आप आई थिंक केमिस्ट्री में आपने तो कप्पा बोला था उसको, ठीक है, कटप्पा। सो इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस दैट्स कॉल्ड द कप्पा। इसका यूनिट तो भाई ओमेगा जैसे सीधा बनाया था उसको उल्टा कर दे तो ओम इनवर्स, या तो ऐसे भी करेंगे और इसको रीड करेंगे मो, उल्टा रीड करेंगे। हाँ जी, हम यहाँ मैंने यहाँ कप्पा नहीं लिखा, मैंने तो के ही लिखा है केमिस्ट्री का। मुझे कप्पा आप किसके लिए बोलते थे कंडक्टिविटी, हम यहाँ यूज करेंगे सिग्मा। तो सिंबल भाई देखो, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा नहीं बोलेंगे भाई फॉर्मेशन आपको सिंबल के फॉर्म में दिया होगा, आपको वहां स्पेसिफिक लिखा होगा कि भाई रेजिस्टेंस इतना है, ऐसा नहीं लिखा होगा भाई आर इतना है, आर वी इतना है। अब आर क्या है, वी क्या है, किसको पता भाई, वी वॉल्यूम भी हो सकता है। कई बार डायरेक्ट सिंबल है बट सिंबल के पीछे जो मतलब जो वैल्यू के पीछे यूनिट लिखे हैं ना, उससे भी आप वो सिंबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंबल परमानेंट नहीं होते, इतना याद है, ठीक है। तो हमने के कंडक्टिविटी दैट इज द 1/R, ठीक है, सॉरी कंडक्टेंस उसको बोलते हैं, दैट इज द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया यहां तक का? ओके। अब ध्यान देना, रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? 3 फैक्टर हम देखने वाले हैं। पहला है तो मटेरियल, दूसरा होगा डायमेंशंस, सुपर डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टर, ठीक है, और उसके बाद होगा टेम्परेचर। ये 3 फैक्टर के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को कैरी करता है, ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टर। जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी रखता है, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टर, ठीक है। तो वो भी चीज यहां हम ऐड ऑन कर देते हैं, द एलिमेंट which has resisting property called इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, कुछ लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन होते हैं। रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा? हमने 10 तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस क्या होगा? चलो, जो करंट को क्या करता है? ठीक से फ्लो नहीं होने देता। ओके, मतलब रेजिस्टेंस काम की चीज है या बुरी चीज है? काम की चीज, दोनों है। तो क्या 50-50? अच्छा, तो 50% काम की कैसे है चीज, वो बता दो। ज्यादा करंट फ्लो नहीं होने देता। ओके, अच्छा, तो भाई हमें पता है भाई हीट का फॉर्मूला, ये तो आपने 10th में पढ़ा इसलिए बात कर रहा हूं, H = I²RT। तो जितना करंट ज्यादा होगा उतना हीट ज्यादा जनरेट होगा ना। तो रेजिस्टेंस तो क्या करता है? एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है ना। तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो जाएगा? रेजिस्टर में कंज्यूम हो जाएगा। तो एनर्जी कंज्यूम रेजिस्टर में होना चाहिए या जहां अप्लायंसेस की काम है वहां? जहां अप्लायंसेस की जरूरत है वहां होना चाहिए ना। तो याद रखना, इससे परसेप्शन बन जाता है भाई रेजिस्टेंस है वो क्या है भाई? एनर्जी को कंज्यूम करने वाला। अच्छा, तो सिंपल सा क्वेश्चन,
तो जो अप्लायंसेस है क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा? करेगा ना, तो वो भी क्या है, रेजिस्टर ही। तो हमारे दिमाग में ऐसा घुसेड़ दिया गया कि भाई ऐसे सिंबल के साथ ये जो चीज है वो रेजिस्टर है और इसका काम क्या है, करंट को कम फ्लो होने देना, ठीक है। बट कई बार यहाँ रेजिस्टर की जगह इलेक्ट्रिक लैंप भी लगाया होता है, तब भी वो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो याद रखना, रेजिस्टेंस हम जनरल पर्पज से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होगा, भाई आपको बोला जाए कि भाई इतनी हीट जनरेट कर रहा है, तो आप समझ लेना भाई या तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो वो हीट एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, या तो वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में दे सकता है फैन में। जब हम इलेक्ट्रिक लैंप को येलो कलर का आता है ना फिलामेंट लैंप, उसमें आप देखना लैंप गर्म भी हो जाता है, तो वहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पार्शियली कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, पार्शियली कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में। तो ड्यूरिंग द एग्जाम हम ऐसा नहीं करेंगे भाई लाइट एनर्जी को अलग ध्यान में रखेंगे, हीट को अलग ध्यान में रखेंगे। हम बोलेंगे भाई इसमें से इतना करंट पास हो रहा है, इसका इतना रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी, और उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो याद रखना, जो एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको हम एज अ रेजिस्टर के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक का? ओके। तो एलिमेंट विच हैज द रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टर बोल सकते हैं। और उसका सिंबल, रेजिस्टर का सिंबल हम क्या करते हैं, ऐसे जिगजैग लाइन बनाते हैं, दैट इज द रेजिस्टर। क्लियर हुआ? ये क्या है उसका सिंबल। वेरिएबल रेजिस्टर हो तो उसके ऊपर ऐसे एरो बना सकते हो आप। क्लियर हुआ यहां तक का? ओके। सो ये क्या था हमारा ओहम्स लॉ। 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल, डायमेंशन एंड टेम्परेचर। हमें खास तौर पर ये दोनों के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ना। क्लियर हुआ? ये 2 चीजों को फोकस रखते हुए आगे बढ़ना है। उसमें हमें सबसे पहले देखना है डायमेंशंस। क्या देखना है? डायमेंशंस। मतलब डायमेंशन के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करेगा वो। ऑलरेडी ये वाली चीज भी आप 10th में पढ़ के ही आए। रेजिस्टेंस डायमेंशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है वो चीज। अब हमारी बुक में वो एनालिसिस वाइज दिया है, बोले तो प्रैक्टिकल भी बोल सकते हो उसको। तो हमने क्या किया, मैं पहले कंडक्टर लिया। क्या लिया भाई? कंडक्टर, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है भाई? ए है, और इसकी लेंथ कितनी है? एल। पेट में दुखा किसी को? हमने क्या बोला, एक लिया कंडक्टर। क्या लिया शिव? नहीं, पहले क्या तूने लिया था? कंडक्टर। ओके भाई, एक कंडक्टर लिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ एल, ठीक है। उसमें से अब फ्लो कराते हैं भाई, उसके अक्रॉस हमने अप्लाई किया पोटेंशियल कितना भाई? V। तो उसमें करंट कितना फ्लो हुआ? I। तो इसलिए हमें इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस मिल रहा है R इज इक्वल टू V/I। मतलब सिंपल सी चीज हो गई कि भाई हमारा जिस मटेरियल से कंडक्टर बना है उस मटेरियल के अक्रॉस उसकी L लेंथ में एक क्रॉस सेक्शन में जब हमने V वोल्टेज अप्लाई किया तो I करंट मिला, उसके हिसाब से उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू इस तरीके से मिलेगा। क्लियर हुआ? अब क्या कर रहे हैं, ऐसे सेम टू सेम 2 कंडक्टर को हम कंबाइन कर रहे हैं। मतलब पहला हमने L लेंथ का एक कंडक्टर लिया, दूसरा भी हमने L लेंथ का कंडक्टर लिया, ठीक है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है भाई इसका? A है, लेंथ कितनी है? L है। तो लेंथ को भी यहाँ इंडिकेट कर दे, देखो इसकी लेंथ कितनी है? L। दूसरे कंडक्टर की भी लेंथ कितनी है? L। क्लियर हो गया? अब ध्यान देना, हमने क्या किया कि भाई यहाँ उस तरीके से वोल्टेज अप्लाई किया ताकि इसमें करंट कितना जा रहा है? I। करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। अब देखो यहाँ सीरीज बन रहा है, मतलब यहाँ से जितना करंट जाएगा उतना ही दूसरे कंडक्टर में करंट घुसेगा। तो यहाँ भी कितना करंट शो करेंगे? I। अब देखो हमने जो पहले ही कंडक्टर लिया था वही तो कंडक्टर यहाँ है, दूसरा भी कंडक्टर वही है, मतलब हमने लेंथ कितनी की है? एटलीस्ट डबल की, क्रॉस सेक्शनल एरिया वही किया है। अब देखो L लेंथ जब होता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? V होगा, दूसरे में भी वोल्टेज कितना होगा? V होगा। तो हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जब हमने कॉम्बो किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा? तो टोटल अप्लाइड वोल्टेज अपॉन क्या होगा? टोटल करंट। टोटल अप्लाइड वोल्टेज कितना हो गया? देखो तो 2 टर्मिनल के बीच में V प्लस V, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया? V।
बट कंडक्टर में करंट तो कितना फ्लो हो रहा है थ्रू आउट द कंडक्टर, आई ही फ्लो हो रहा है। 2i मत बोलना, इसका आई और इसका आई ऐड कर दिया भाई, वो एक ही डायरेक्शन में एक चीज फ्लो हो रही है, वो कितनी है आई है, तो डिवाइडेड बाय क्या किया आई। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस कंडक्टर के लिए कितना बना, V अपॉन I कितना है भाई R। दैट मीन इफ वी डबल द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस कितना हो गया, डबल हो गया। तो इफ वी मेक द 3 टाइम द लेंथ, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस क्या हम कंक्लूड करेंगे, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। तो ये पहली चीज से हमें इतना पता चल, क्लियर हुआ, ओके। अब देखो सेकंड केस में क्या कर रहे हैं, वही कंडक्टर हमने लिया है जिसकी लेंथ कितनी थी भाई L थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था भाई A था। अब देखो इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने वोल्टेज भी कितना अप्लाई किया था V, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I। क्लियर हो गया। बट हम इमेजिन कर रहे हैं कि भाई इस कंडक्टर को इफ हम हाफ स्प्लिट कर दे, मतलब बीच में से हम एक इमेजिनरी लाइन बना दे कुछ इस तरीके से, स्प्लिटिंग लाइन, तो भाई हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा करंट है वो तो थ्रू आउट द कंडक्टर कैसा यूनिफॉर्म है, तो हाफ पोर्शन में कितना करंट फ्लो होता होगा I/2, और ऊपर के हाफ पोर्शन में कितना होगा I/2। क्लियर हुआ। तो हाफ पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना होगा, हाफ पोर्शन का रेजिस्टेंस ऑफ हाफ पोर्शन, हाफ पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज द R इक्विवेलेंट। देखो वोल्टेज कितना है वो तो V ही है, बट करंट कितना है हाफ पोर्शन में I/2, तो यहां लिख सकता हूं I/2, टू ऊपर गया तो क्या बना 2V अपॉन I। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बना 2 टाइम R। मतलब क्या हुआ, इफ वी हाफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया हाफ करे तो रेजिस्टेंस कैसा होता है, डबल होता है। तो इफ हम एरिया थर्ड पार्ट का करें तो थ्राइस करे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में यहां हम बोल सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स है। एरिया डबल, रेजिस्टेंस हाफ, एरिया हाफ तो रेजिस्टेंस डबल। क्लियर हुआ। तो भाई पहली चीज से हमें ये रिलेशन मिला, सेकेंड चीज से हमें ये वाला रिलेशनशिप मिला, दोनों को कंबाइन करें, सो वी कैन से R प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ अपॉन एरिया। क्लियर हुआ। प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करें, R इज इक्वल टू क्या आएगा, रो L अपॉन A। सो दिस इज द डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन डायमेंशंस का फॉर्मूला हो गया। तो हेडिंग भी यहां बना देते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ resistance on dimensions of conductor। अब ध्यान देना, R इज इक्वल टू हमें मिला रो L अपॉन A। यहां जो रो है, प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करके हमने एक रो लिया है हियर, तो ये रो जो है ना वो क्या है, रेजिस्टिविटी है। क्या है, रेजिस्टिविटी। R क्या है, रेजिस्टेंस, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी। क्लियर हुआ। इसका इनवर्स करें, मतलब 1 अपॉन रो, दैट्स कॉल्ड द सिग्मा, जिसको आप कप्पा बोलते थे ना अभी बोला, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। क्लियर हुआ। रेजिस्टिविटी का यूनिट देखो, R दैट इज द ओहम, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ओहम मीटर होगा। तो इसके यूनिट की बात करें, कंडक्टिविटी के यूनिट की, तो क्या आएगा, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओहम इनवर्स को मो मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स, जो भी बोलना हो बोल सकते। क्लियर हुआ। वो भी यूज किया था ना आपने केमिस्ट्री में, यस। तो दिस इज द
सिग्मा, दैट्स कॉल्ड द कंडक्टिविटी। अगेन याद रखना, सिंबल के फॉर्म में इक्वेशन याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, दिक्कत नहीं है, बट उसमें वो फॉर्मूला में वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करे वो पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 में जो सिग्मा हमारे लिए क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी था, वही सिग्मा यहाँ हमारे लिए क्या बन गया, रेजिस्टिविटी, सॉरी कंडक्टिविटी। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था चैप्टर नंबर 1 में, वो यहाँ आके क्या बन गया, रेजिस्टिविटी। क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्लियर यहां तक का? ओके। अब ध्यान देना, रो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी हमने बोला था रेजिस्टेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है, मटेरियल, टेम्परेचर एंड डायमेंशन। तो अब रेजिस्टेंस का हमने एक नया फॉर्मूला बनाया, रो एल अपॉन ए, जिसमें हमने डायमेंशन के स्पेयर पार्ट तो अलग बनाए ना, तो बचा जो ए वाला पोर्शन बचा, उसमें डायमेंशन तो होगा ही नहीं। तो रेजिस्टिविटी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये दो फैक्टर के ऊपर हमारा रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा, अल्टीमेटली कंडक्टिविटी। क्लियर हुआ यहां तक का? समझ में आया? ओके। अब ध्यान देना, इसके लिए खास एक्स्ट्रा चीजें कई बार पूछते हैं। रो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर लेंथ से नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो रो एल स्क्वायर अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम। ये वाला भी मिलेगा फॉर्मूला, दिस इज फॉर द वॉल्यूम, याद रखना, ठीक है। या तो मैं क्या कर रहा हूं, नीचे ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऊपर ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वॉल्यूम आएगा, तो रो वॉल्यूम अपॉन क्या आएगा, एरिया स्क्वायर। तो ये वाली चीज आपको एमसीक्यू सॉल्विंग में बहुत काम आ सकती है। कई बार पूछते हैं, कंडक्टर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस सर्टेन दे दिया है, उसकी लेंथ डबल कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, खींच के लेंथ डबल कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्या था, एक कंडक्टिंग वायर था जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। इफ इसकी लेंथ if we double length of wire by stretching, then what is new resistance, new रेजिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। आर कितना है, 100 ओम, कितना होगा, 200 ओम। भाई देखो, एक कंडक्टर है, सिंपल सी चीज है ना, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। अब इसको स्ट्रेच कर रहे, मतलब यही कंडक्टर को स्ट्रेच कर रहे। मैंने ऐसा नहीं बोला कि दूसरा भी कंडक्टर लगाया और डबल लेंथ कर दी, हमने तो बोला इसको स्ट्रेच कर रहे तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी, एरिया कम होगा ना, बट वॉल्यूम कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो यहाँ वेरी कौन कर रहा है भाई, एरिया, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू क्या आएगा, रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अभी हमने बनाया ना, रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, देखो यहां लिखा है, दिख रहा है। तो इस बार लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ डबल कर रहे हैं, जिसका डेटा हमारे पास है, बट एरिया में क्या चेंज होगा उसका डेटा हमारे पास नहीं है। तो हमने एरिया को स्किप करने के लिए वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज किया। वॉल्यूम कैसा है भाई, फिक्स है। तो पहले भाई कितना रेजिस्टेंस था, 100, अब लेंथ कितनी कर दी, डबल कर दी, तो क्या हो जाएगा, 2L स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, वॉल्यूम। लेंथ डबल होगी ना, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, इसका रेशियो ले ले, रो वी कट, एल स्क्वायर कट, तो आर अपॉन आर डैश, दैट इज द 1/4। सो आर डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4 टाइम आर। आर कितना है, 100, तो 400 आंसर आएगा।
200 नहीं, क्या आएगा 400, क्योंकि एरिया चेंज होगा ना सामने। तो सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ता है। कई बार आपको बोलता है, पूछा जाता है कि भाई इफ वी डबल द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस, if we double the length of the conducting wire by stretching, what is the change, what is the percentage change in the resistance, percentage change कितना होगा रेजिस्टेंस में? तो भाई देखो कितना था, 100 था, हो गया कितना 400, तो 300% चेंज आया। देखो 400, पहले 100 तो था ही ऑलरेडी, आपने कितना इंक्रीज हुआ, 300% इंक्रीज हो गया रेजिस्टेंस। तो ऐसे पूछा जा सकता है। और उसके लिए हमने जो दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा लिखे ना वॉल्यूम वाले, रो एल स्क्वायर अपॉन वी, या तो क्या लिखा था रो वी अपॉन ए स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला आपको काम आ सकता है। याद रखना है आपके पास डेटा कौन सा है, आपके पास लेंथ का डेटा है, ठीक है, तो रो एल स्क्वायर अपॉन वी यूज करो। आपके पास एरिया का डेटा है, लेंथ का नहीं है, तो क्या करो रो वी अपॉन ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करो। क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके, तो यहाँ हमारा डायमेंशन के ऊपर डिपेंडेंसी होता है खत्म। कल हम करंट डेंसिटी वाला, कल मॉर्निंग में एमसीक्यू, एक लेक्चर अभी भी हमारा स्किप है, 2 लेक्चर स्किप हुए थे ना। उसको कवर अप करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे 3 ही दिन आपको लेक्चर लेने हैं, एक दिन में आपको क्या करवाने हैं एमसीक्यू 1 डेज के लिए, तो 3 डेज में बोर्ड का तो कवर अप होना ही चाहिए। ठीक है, 5 मिनट थमी जा हमने आप ही। क्लियर हुआ? तो कल भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, सो डोंट बी एब्सेंट।